नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवीजन क्लास है और रिवीजन प्रैक्टिस सेट, मतलब जितना प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसका दोस्तों एक रिवीजन प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो या इसके अलावा आपका बीपीएससी का परीक्षा आगे होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों फटाफट सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में शिक्षा बिना बोझ के का क्या अर्थ है। स्कूल बैग का कम बोझ, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अनावश्यक भार को कम करने की आवश्यकता, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को आधा करने की आवश्यकता। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में शिक्षा बिना बोझ के दोस्तों जो कि एक समिति थी दोस्तों, जो कि यशपाल समिति के रिपोर्ट को ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है शिक्षा बिना बोझ के सीखना, ठीक है। किसकी समिति से तैयार किया गया था? यशपाल समिति की रिपोर्ट को ही यह नाम दिया गया था। तो इसमें क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में बच्चों के बोझ या भार को कम करना, ठीक है। तो इसका मेन मतलब ये है दोस्तों कि यह कुछ व्यवस्थित परिवर्तन शुरू करने के सभी के लिए गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और परीक्षाओं को हाल के अनुसार बदलने और गैर खतरनाक बनाने की देखरेख करता है, ठीक है। कि मतलब अनावश्यक जो बच्चों का भार है दोस्तों वो न बढ़े, उसी भार को कम करने के लिए इस समिति को बनाया गया था, यशपाल समिति को, ठीक है। उसी को शिक्षा बिना बोझ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राइट जवाब, कि अनावश्यक भार को कम करने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं। एक टाइप दोस्तों कह सकते हैं कि पूरा एक टाइप से रिवीजन क्लास है और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। एक बार रिवीजन जरूर करिएगा दोस्तों, आप भी पूरा वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं? सभी रंगों में, केवल काले और सफेद रंगों में, केवल हरे रंग में, केवल लाल रंग में। तो जो जानवर रात्रिचर होते हैं दोस्तों वो हर चीजों को किस रूप में देखते हैं? वे केवल काला और सफेद रूप में देखते हैं। तो रात्रिचर में दोस्तों एक उल्लू पक्षी होता है दोस्तों, ये क्या होता है? रात्रिचर होता है। और उल्लू के बारे में कुछ विशेषताएं आप जान लीजिए कि उल्लू जो होता है इसकी जो आंखें होती हैं मनुष्य के समान होती हैं, और ये उल्लू जो होता है दोस्तों अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो जो जानवर रात में दोस्तों जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं? केवल काला और सफेद रूप में वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। उल्लू क्या होता है? रात्रि चर होता है, इस कारण हर चीज को कैसा देखता है? केवल काला और सफेद में देखता है। और सबसे ज्यादा कभी कभी पूछ लेता है कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें जो होती हैं मनुष्य के समान होती हैं। तो उल्लू जो होता है दोस्तों इसकी आंखें जो होती हैं मनुष्य के समान होती हैं, ठीक है। और एक भी पूछता है कभी कभी कौन सा पक्षी ऐसा जो कि अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा लेता है, तो उल्लू ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न आपको बता दें कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं का के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण जो अध्ययन सिखाया या पढ़ाया जाता है वो किसके माध्यम से सिखाया जाता है? क्योंकि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण के लिए कोई अलग से किताब या बुक नहीं होती है, ठीक है, या कोई क्लास नहीं होता है। तो किसके माध्यम से सिखाया जाता है? भाषा या गणित। तो कथन 1 दिया गया है भाषा, कथन 2 दिया गया है गणित। तो आपको बता दें दोस्तों कि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की जो अवधारणा है वो भाषा एवं गणित दोनों के माध्यम से ही सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों, ठीक है, 1 तथा 2, यहाँ पे 1 तथा 2 दोनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या मेघालय। तो भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि असम का एक अभ्यारण्य है काजीरंगा, क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क वो अवस्थित है आपके असम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गेंडा होता है, एक सींग वाले
एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और असम के घरों की विशेषताओं के बारे में आप जान लीजिए कि जो असम के घर होते हैं दोस्तों, वो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं और लगभग 3 से 3.5 मीटर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। और जो छतें होती हैं दोस्तों, वो ढलान वाली होती हैं ताकि पानी छत पे एकत्रित न हो, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि स्कूल में मध्याह्न भोजन के समय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा है? इसका शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो कि स्कूल में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम का बहुत कीमती समय बर्बाद करता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन के समय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक कौन सा है? यह दोस्तों ईवीएस शिक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा शिक्षण जो होता है अधिगम के अवसर उपलब्ध करवाता है। तो जहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का अगर आप राइट जवाब तब भी दे सकते थे अगर आपको पता हो कि जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए या बच्चे को प्रमुखता दी जाने वाली बात आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका वही उसका आंसर होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे के लिए अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? तो वर्ली कहाँ की एक पारंपरिक चित्रकला दोस्तों? एक वर्ली क्या है? एक पारंपरिक चित्रकला है, वो भी कहाँ की? महाराष्ट्र की एक पारंपरिक चित्रकला। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की योग्यता नहीं है? पर्यावरण अधिगम की सामग्री को विषयगत रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पर्यावरण अधिगम बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए एक गुंजाइश प्रदान करता है। मौखिक और लिखित और अन्य रचनात्मक अभिव्यक्ति आदि। अध्याय बच्चों को सोचने और अपने स्वयं के ज्ञान को निर्माण करने के लिए शुरू करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू होते हैं। पर्यावरण अधिगम की सामग्री बच्चों के अपने पर्यावरण से नहीं ली गई है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कौन सी पर्यावरण अध्ययन की योग्यता नहीं है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप अपने पेपर में, जब आपको पेपर मिलेगा तो उस समय अगर आपको कहीं पे अगर दी जाए नहीं, तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न का आंसर देने में आसानी रहे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहां 2 साड़ियां खरीदती है जो विशेष रूप से वहां बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? दोस्तों क्या है, नीता कहाँ पे जाती है? आंध्र प्रदेश जाती है और वहां से 2 साड़ियां खरीदती है जो विशेष रूप से वहीं पे बनाई जाती हैं। उसे क्या कहा जाता है? कलमकारी और कंठा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। तो वहाँ पे जो 2 साड़ियाँ बनाई जाती है दोस्तों, जो वहाँ पे फेमस है, वहाँ पे क्या है? पोचमपल्ली और कलमकारी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि एक ईवीएस कक्षा में समूह अधिगम का क्या उद्देश्य है? एक ईवीएस की कक्षा में समूह अधिगम का क्या उद्देश्य है? मतलब एक साथ ग्रुप में लर्निंग करना, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। अच्छा करने वाले और कम अच्छा करने वाले छात्रों को अलग अलग करने और उनके उपचारी शिक्षण के। दोस्तों जहाँ पे अलग अलग करने की बात आ जाए उसको तुरंत आप गलत काट दीजिए, क्योंकि शिक्षा जो है दोस्तों वो सबको ग्रुप में या एक साथ रहकर सिखाई जाती है। उनको अलग अलग बांटना जो होगा वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अलग अलग है और यहाँ पे दोनों आपके ऑप्शन क्या है? गलत हो गए। प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए फायदे को समझाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करने और कार्यभार कम करने के लिए, ठीक। प्रबंधित मतलब वहां पे उनको रोकने की बात आ जा रही है, तो इसका निगेटिव ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही इसका जवाब बच रहा है, वो भी वही क्या होगा? राइट होगा कि एक ईवीएस कक्षा में समूह अधिगम का क्या उद्देश्य होता है। इसमें जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो प्रत्येक बच्चा जो होता है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और जो भी उनको नहीं समझ में आता तो अपने सहयोगी से उस चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। और एक साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, उस फायदे को उसको समझ आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि
शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? शास्त्रीय नृत्य जो कथक है वो किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या केरल? तो कथक दोस्तों कहाँ से उत्पन्न हुआ है? उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे पूछा रहा है कि बाला का पूर्ण रूप क्या होता है? BALA का पूरा रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है कि ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, सेकंड है कि ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असिस्टमेंट। दोस्तों आपको बता दें कि बाला का पूर्ण रूप क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और आपकी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक है कि इस चित्रों को बनाने के लिए नीली, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो मधुबनी चित्रकला है कहाँ की चित्रकला है? ये बिहार राज्य की चित्रकला है। इसमें क्या होता है? चित्रों को बनाने के लिए नील, हल्दी पाउडर, फूलों और पेड़ों के रंग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। कथन बी है कि चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें मानव, पशु, पेड़, फूल आदि दिखाई देते हैं, ठीक है। सी कथन है कि यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पे पड़ा। मधुबनी दोस्तों एक जिला है जो कि कहाँ पे है? बिहार में है, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। तो ये भी सही हो गया। कथन डी दे रखा है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। मधुबनी राजस्थान का नहीं दोस्तों, बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए, बी और सी कथन क्या है इसके सही हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा कि वैकल्पिक रूपरेखा का क्या अर्थ है? वैकल्पिक रूपरेखा जो है दोस्तों उसका क्या अर्थ है? तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वैकल्पिक रूपरेखा क्या अर्थ है कि विभिन्न भौतिक घटनाओं की पाठ्य पुस्तक की व्याख्या करना। सेकंड है कि विचारों जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्या से भिन्न होते हैं। उसके अलावा है वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार। और नेक्स्ट है कि सभी विचारों जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको आप समझ लीजिए कि वैकल्पिक रूपरेखा क्या होता है। सबसे पहले आप जानिए कि वैकल्पिक रूपरेखा होता क्या है। जब एक वैकल्पिक गर्भाधान या उपयोग एक से अधिक संदर्भों या घटनाओं पर स्थिरता के साथ किया जाता है तो इसे वैकल्पिक रूपरेखा के रूप में जाना जाता है। और इस शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था किसने किया था? ड्राइवर और इसलिए द्वारा इसका सबसे पहले उपयोग 1978 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? बच्चे के दृष्टिकोण से दुनिया की समझ और सुगमता समझ प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न होते हैं, या इस प्रश्न का अर्थ दोस्तों यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि वैकल्पिक रूपरेखा क्या अर्थ होता है? विचार जो अवधारणाओं की औपचारिक रूप से स्वीकृत व्याख्याओं से भिन्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं। सलाद जो होते हैं चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं। सलाद चिंपैंजी से दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं। ऑप्शन 4 है कि सलाद भालू से दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक के सोते हैं। तो आपको पता है दोस्तों जो सलाद होता है वो कैसा होता है? भालू की तरह दिखाई देता है और उसका शरीर जो होता है बाल से ढका होता है। और सबसे खास बात ये होती है कि पेड़ से उल्टे लटक के लगभग 17 घंटे की नींद लेता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिसको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। सभी विद्यालय एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों जानकारी से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सरपील पेचकार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अद्वितीय होता है। कहने का मतलब प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है, वो अपने अलग अलग तरीके से वो सीखता है। ठीक है, उसके सीखने की प्रक्रिया उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है और प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक कथन है कैसा? महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में क्या है? कमजोर हैं। एक मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है? तो दोस्तों महिलाओं से या पुरुषों की तुलना करना कि पुरुष जो हैं वो आगे हैं, महिलाएं पीछे हैं, या महिलाएं आगे हैं पुरुष पीछे हैं, तो ये सब दोस्तों एक तरीके से रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन करना है। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादा जल के बिना बढ़ता है। कथन सी है कि यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल को एकत्रित करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष जाहिर सी बात है ये कि क्या है, एक मरुस्थलीय पौधा है। यह इसको ज़्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना जल के ही बढ़ता रहता है और यह एक तरीके से छायादार वृक्ष होता है जिसकी शाखा में बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, बी सही है और सी सही है। ठीक है, जबकि कथन डी जो दे रखा है ये कथन गलत है। यहाँ पे यह जो दिया गया है कि यह अपने तने में जल जमा करते हैं और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यह रेगिस्तान होकर जो वृक्ष होता है उसकी विशेषता यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अधिगम के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यालय के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अधिगम के लिए सबसे वास्तविक चुनौती क्या होती है दोस्तों? कि विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के उनको अवसर देने की जब बात की जाती है तो दोस्तों आपका तुरंत ही वहीं पे आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? दृष्टिबाधित मतलब वो बच्चा जो है उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है वो सबसे उपयुक्त होगी? एक है कि कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाएं, स्पर्शित शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। जाहिर सी बात है दोस्तों जब बच्चा और देख नहीं सकता है तो उसके लिए अधिक से अधिक स्पर्शी, जिस चीज़ को बच्चा स्पर्श करके समझ जाए कि क्या है क्या नहीं, तो दृष्टिबाधित बच्चों के दोस्तों एक ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जितना हो सके दोस्तों उसके लिए स्पर्श शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चलिए यहाँ पे पूछा गया कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन का चयन करना है। कथन एक दे रखा है कि हाथी के झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। कथन बी है कि हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य होते हैं। कथन सी है कि सबसे बुजुर्ग मादा हाथी पूरे झुंड का नेता होती है। या कथन डी है कि हाथी का झुंड कितने भी संख्या में मादा हाथी और बच्चों को समायोजित कर सकता है। तो यहाँ दोस्तों आपको जानना है कि हाथियों के झुंड की जो विशेषता है उसको जान लीजिए कि जो हाथी होती है उसके झुंड में 10 से 12 पूरे हाथी बच्चे और जो मादा हाथी होती है वो शामिल होती है। ठीक है, और उनका जो एज जब उनके एज जो होते हैं 14 से 15 साल के जब हो जाते हैं तो वो अपने ग्रुप को छोड़ के किसी
ठीक है, नर ग्रुप में चले जाते हैं। तो और हाथी जो होती है, हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। और एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। हाथियों को कीचड़ में खेलना पसंद होता है क्योंकि उससे अपने शरीर को क्या करते हैं, वो ठंडक पहुंचाते हैं, ठंड करते हैं। उनके बड़े बड़े कान होते हैं जिसकी सहायता से अपने आप को हवा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आपको खुद यहाँ पे मिल गया होगा कि हाथी के एक झुंड में मुख्यतः 14 से 15 वर्ष तक की मादा और बच्चे हाथी होते हैं। और जो सेकंड, एक तो सही हो गया आपका। इसके अलावा जो राइट जवाब होगा वो होगा सबसे बुजुर्ग मादा हाथी झुंड की नेता होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, कथन ए और बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला है या आ सकता है दोस्तों। जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किस पहाड़ियों पर स्थित हैं? दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तब उसे कई सुरंगें देखने के लिए मिलती हैं। ये सुरंगें किन किन पहाड़ियों में स्थित हो सकती हैं? किस पहाड़ी में स्थित हैं? अरावली, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल घाट? तो दोस्तों ये सुरंगें किस पहाड़ी में स्थित हैं? आप जान लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका राइट जवाब होगा कि पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है कि विद्यार्थी किस प्रकार के ईवीएस में सीख रहे हैं? विद्यार्थी जो है किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों यह चेक करने के लिए कि जो बच्चे हैं वो पर्यावरण अध्ययन में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए किस प्रकार सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित किस सूचक का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, प्रत्याह्वान, विचार विमर्श, स्मरण या बता देना या स्पष्ट कर देना। तो दोस्तों जब बच्चों से उनके विचार विमर्श किया जाएगा, उनसे वो चीज़ जानने की कोशिश की जाएगी, बच्चों के साथ चर्चा किया जाएगा, तब जाके इस आकलन को या इस चीज़ को पता चल पाएगा कि जो बच्चा है वो ईवीएस को किस प्रकार से सीख पा रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, इसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ वह देखती है कि ऊंचे पेड़ उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? देवदार, नारियल, सेब, लीची। तो दोस्तों वह केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? वो नारियल के पेड़ केरल में देखे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे करा है कि चौथी कक्षा का एक छात्र जो है ईवीएस सीखने में रुचि नहीं लेता है, मतलब उसका मन नहीं लगता है ईवीएस सीखने में। ठीक है, और वंचित महसूस करता है। ठीक है, और वंचित मतलब अकेला, सबसे अलग महसूस करता है क्योंकि वह सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है, कारण दोस्तों यहाँ पर पता चल गया है कि क्यों वह ईवीएस सीखने में रुचि नहीं लेता है और वह वंचित महसूस करता है, क्योंकि वह बच्चा जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम शिक्षकों को उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उसे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाने के लिए उठाना चाहिए? उसे कुछ उत्तरदायित्व दें, उसे साथियों की बातचीत में शामिल करें, दूसरों को उसके बात करने के लिए कहें, उसे भाग लेने के लिए अधिक अवसर दें। दोस्तों दूसरे से, इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अगर आप शिक्षक के रूप में दोस्तों आप कार्य कर रहे होंगे तब भी आप इस चीज़ को कहेंगे कि दूसरे बच्चे, अगर बच्चे कोई है तो उससे कहेंगे उससे बात करिए, दूसरे को उससे बात करने के लिए कहेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं और दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उसे वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है? गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक? तो कौन होता है दोस्तों? गिलहरी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कक्षा में एक गतिविधि करते समय कक्षा 3 का एक बच्चा एक पत्रिका से कुछ बेकार कागज एकत्र करता है। एक पत्रिका से एक बच्चा है जो कि कुछ बेकार मतलब खराब कागज है दोस्तों, उसको क्या करता है? एकत्रित करता है और बिना किसी मदद के बिल्ली का एक सुंदर चित्र बनाता है।
ईवीएस शिक्षक बच्चे की पहचान किस रूप में करेगा? जो ईवीएस का शिक्षक है वो बच्चे की पहचान किस रूप में करेगा कि बच्चा क्या है, बुद्धिमान है या सृजनात्मक है, प्रगतिशील है या कल्पनाशील है। जो बच्चा जो है दोस्तों कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, जब बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करेगा तो ईवीएस के शिक्षक उसे किस रूप में पहचानेगा? उस सृजनात्मक बच्चा। कैसा है? सृजनात्मक बच्चा होता है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं दोस्तों वो हमेशा कैसे कैसे होते हैं दोस्तों? अपसारी होते हैं, ठीक है। वे हमेशा दोस्तों किसी भी प्रश्न का अलग अलग तरीके से उसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन विभिन्न दिनों में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करती है। कथन एक है कि प्रत्येक छात्र को एक पेड़ अपनाने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। कथन बी है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद का आयोजन करना। कथन सी है कि पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। कथन डी है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपरोक्त गतिविधि में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? इसमें से पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए जो गुंजन दोस्तों विभिन्न दिनों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है, तो उसमें से सबसे कम उपयोगी गतिविधियां कौन सी हैं? तो इसमें आपको बता दें कि सबसे कम उपयोगी जो गतिविधियां हैं वो है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि तमिलनाडु, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों और छोटे हैं लेकिन अच्छे हैं, आपकी परीक्षा में आने लायक हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं वो क्या है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक क्या है दोस्तों? पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं, यह लिपि पर आधारित होते हैं। यह लिपि जो है कितने बिंदुओं पे आधारित होती है? 5 बिंदुओं पे, 6 बिंदुओं, 7 बिंदुओं या 8 बिंदुओं? तो ये जो लिपि होती है ब्रेल लिपि का उपयोग दोस्तों दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनको पढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, इसको बच्चा जो है स्पर्श करके भी उसको पढ़ सकता है। तो इस लिपि में कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? यह लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि अबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यह रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। बी है कि अबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी होती है। और कथन डी दे रखा है कि अबू धाबी में प्रयुक्त मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा आपको बता दें कि अबू धाबी के बारे में जो सही कथन दिया गया है कि यह रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और अबू धाबी में जो जल होता है वो पेट्रोल की तुलना में महंगा होता है। ठीक है। और यहाँ की जो स्थानीय भाषा होती है क्या होती है? अरबी होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए, बी, सी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी आमतौर पर हरे पौधे होते हैं, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला में दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला होती है कि उत्पादक से उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर उसके बाद मांसाहारी या ठीक है अपघटक होते हैं। ठीक। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी आमतौर पर हरे पौधे होते हैं क्योंकि वे व्यापक रूप से वितरित किए जाते हैं, वे मिट्टी में एक स्थान पर स्थापित होते हैं, वे अकेले सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब यहीं पे आपको मिल गया कि ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं दोस्तों सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं खुद अकेले ही। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या पूछा है देखिएगा,
करा कि निम्नलिखित में से हमारे देश के कौन से राज्य में व्यक्ति नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना सबसे अधिक पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार या मिजोरम। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश के किस राज्य में कौन से राज्य में व्यक्ति जो होता है नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो वे कहाँ के हो सकते हैं? वे गोवा के रहने वाले हैं। दोस्तों गोवा के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, और जो आपके जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वे सरसों के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना उनको ज़्यादा पसंद है या उनको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने पहली बार मच्छर के पेट में देखा और यह साबित किया कि मच्छर से मलेरिया फैलते हैं, और उन्हें उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि जो वैज्ञानिक दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया था, तो 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने यह पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से या मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। तो कौन वैज्ञानिक दोस्तों? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या रोनाल्ड रास। तो दोस्तों कौन से वैज्ञानिक थे उनका नाम आपको बताना है, या मैं बता देता हूं दोस्तों यहीं पे कि रोनाल्ड रास उनका नाम है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कैकलेट और ब्रेड खाने का शौक है, जबकि दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है। मीरा और दिव्या क्रमशः निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित हो सकती हैं? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और इनेमिया, इनेमिया और रतौंधी, मोटापा और इनेमिया। दोस्तों क्या है कि मीरा जो है उसे समोसा, कैकलेट और ब्रेड खाने का शौक है, कहने का मतलब है वो मोटापा हो सकता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो गए। मोटापा एक इसमें है, मोटापा इसमें। और सेकंड क्या है कि दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है, इसका मतलब उसे क्या है? इनेमिया रोग हुआ। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में पर्यावरण की जो शिक्षा है वो प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब पढ़ाया जाना चाहिए या सिखाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पर्यावरण के प्रदूषण को प्रभावित करता है, यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी। हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का प्रदान किए जाने का जो मेन उद्देश्य होता है कि जो पर्यावरण होता है दोस्तों जीवन का एक प्रमुख अंग होता है। ठीक है, और पर्यावरण होने वाले दोस्तों दुष्परिणामों से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें दोस्तों सबको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए विद्यालय में पर्यावरण जो शिक्षा है दोस्तों उसको पढ़ाया सिखाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, करा है कि परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? परितंत्र में ऊर्जा का जो 10% का नियम है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? टांसले के द्वारा, रेइटर के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा या कार्ल मोवियस के द्वारा? तो ऊर्जा का जो एक ऊर्जा जो है दोस्तों, जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक से दूसरे में कितने परसेंट होता है? 10% मात्र स्थानांतरण होता है। तो यह नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था? लिंडेमान के द्वारा इस नियम को प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं? इसमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण के लिए जागरूकता पैदा करना, मनुष्य के लिए शेष विश्व के साथ के अंतर संबंध को समझना, पर्यावरण की वास्तविक समझ विकसित करना, पर्यावरण घटकों को समझना। तो इसमें से कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दे रखा है कि मनुष्य के शेष विश्व के साथ के अंतर संबंधों को समझना, शेष विश्व के साथ उसके अंतर संबंध को समझना पर्यावरण शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। जबकि पर्यावरण शिक्षक का उद्देश्य होता है कि पर्यावरण के प्रति जो है वो जागरूकता विकसित किया जाए, पर्यावरण की जो वास्तविक समझ है उसके बारे में समझाया जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है, या अक्षांश कहा जाता है, देशांतर कहते हैं, या समताप रेखाएं, या
या दोस्तों ठीक है, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, उसके बारे में आप जान लीजिए कि कौन सी रेखा होती है, उसके बारे में आपको बता दूं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 42 दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, देशांतर या समताप रेखाएं या समताप रेखाएं? तो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आपको बता दें क्षोभ मंडल जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये पृथ्वी तल के सबसे नजदीक होता है, और जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है तो सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है दोस्तों यही होता है, ठीक है। और इसके बारे में जो विशेषता है कि यह ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी से औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? मनोभाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण या विद्यालय? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है? तो क्या है दोस्तों? विद्यालय एक पर्यावरणीय कारक है। चलिए अगले प्रश्न पे, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यह पूछा है कि मधुमक्खी पालन के बारे में लिखित सही कथन का आपको चयन करना है। कथन एक दे रखा है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का होता है। कथन सेकंड है कि मधुमक्खी लीची के फूलों को आकर्षित करती है, आपका सही हो गया। इसके अलावा कथन 3 है कि मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। कथन 4 है कि मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाए, जाहिर सी बात है जो मधुमक्खी पालन किया जाएगा तो उसके लिए चीनी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए चीनी खरीदा ही जाएगा, ठीक है, चीनी घर में नहीं पैदा होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3, 4 सेकंड 3 और 4 इसके राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिससे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें, उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें, विद्यार्थियों को कक्षा के शिक्षा को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद हो। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि विद्यालय की कक्षा शिक्षा को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद मिले। अगला प्रश्न, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों उसमें जो भाषा का उपयोग किया जाए वो भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है कि तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, सेकंड है कि बच्चे की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या तीसरा है कि बच्चों को समझना संक्षिप्त और कठिन होता है, चौथा है कि परिभाषाओं पर जोर देने के साथ साथ औपचारिक होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक हो उसमें जो भी भाषा का उपयोग किया जा रहा हो वो कैसी भाषा हो? बच्चे के रोजमर्रा, मतलब बच्चा जो है रोज की जो भाषा यूज कर रहा है या प्रयोग कर रहा है उससे संबंधित भाषा यूज किया जाएगा, तो बच्चा जो है वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है और सीख सकता है, ठीक है। तो चलिए उसको समझने में आसानी होगी अगर वो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें उपयुक्त जो भाषा है उसके रोज की भाषा से के समान होगी या उससे मिलती जुलती होगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं, क्यों? कथन 1 है कि यह सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह मतलब सहकर्मी मतलब साथ साथ सीखने का जो अधिगम होता है दोस्तों, मतलब साथ साथ जो सीखना होता है उस चीज़ को क्या करता है? बढ़ावा देता है। जब बच्चे जो हैं जो अभी बच्चे विशेष रूप से समूहों में कोई कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है समूह में वो अच्छा सीखेंगे, ठीक है, उस चीज़ को उनको बढ़ावा मिलेगा। सेकंड है कि यह सामाजिक शिक्षा में सुधार कर रहा है, सामाजिक मतलब जब बच्चा एक दूसरे के साथ मिलेगा दोस्तों तो उसका सामाजिक विकास होगा जिससे उसके सामाजिक क्रिया में सामाजिक शिक्षा में भी उससे बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। कथन सी है कि जब उसके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा की जाती है तब बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
ठीक, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करता है कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह इसकी वकालत नहीं करता है कि बच्चे कम गलतियां करते हैं, बच्चे को खुद से सीखने के लिए समय मिलता है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को अन्वेषण करने के लिए बहुत जगह मिलती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है दोस्तों किसकी वकालत नहीं करती है, बच्चा क्या होता है, बच्चे कम गलतियां करते हैं, इसकी वकालत नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है, इस क्रिया के कारण उसके खेत की मिट्टी कैसी हो जाएगी। दोस्तों कोई किसान है, वो क्या करता है कि उसके पास खेत का कोई हिस्सा है या खेत है, ठीक है, उसमें क्या करता है कि कीटनाशकों का उपयोग करके वो बार बार एक ही फसल, कह सकते हैं कि धान की जो फसल है उसी को उगाता है बार बार। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जो उसकी मिट्टी है वो एकदम अनुपजाऊ हो जाएगी, कहने का मतलब वो कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के फसल तैयार करना या उगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण का मुख्य रूप से लक्ष्य क्या होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना, कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या विषय के बुनियादी सिद्धांतों को याद, जहां पे दोस्तों याद करने की बात आ जाए वो आपका नेगेटिव होता है, उसको तुरंत काट दीजिए, उसका जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, विषय की बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित करना। तो इसमें जो ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार ये होता है कि कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाए। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गाँव में यह आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं कैसे अनाज से भूसी निकालती हैं, इस विधि को क्या कहता है। दोस्तों जब एक किसान है वो दाने अनाज को डंडे से अलग करता है या पौधे से अलग करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग करना कहलाते हैं। और गांव में आमतौर पर देखा है जब महिलाएं अनाज से भूसे को निकालती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे निष्पावन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, निष्पावन कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को वेबर के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो वेबर की जो खेती दोस्तों वो भारत के किस राज्य में की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और अच्छे प्रश्न दोस्तों सभी आपके एग्जाम के दृष्टि से, खेती का दिया गया विवरण पढ़े और उसके प्रकार की पहचान करें। एक फसल को काटने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता। बांस या खरपतवार जो भी उस भूमि पर उगते हैं उसको बाहर नहीं निकाला जाता बल्कि उन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है और जुताई नहीं की जाती, इस पर बीज गिराए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती हो सकती है, झूम की खेती, चरण खेती, सिंचाई खेती या सहकारी खेती। तो दोस्तों कैसी खेती होती है, झूम की खेती होती है। ठीक है, तो जो कहाँ पे की जाती है, मिजोरम में झूम की खेती प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब एक सपेरा अपने संगीत वाद्य यंत्र को बजाता है तो उसके आवाज सुनकर सांप अपने सिर आगे और पीछे घुमाता है। आपको कैसे लगता है कि सांप संगीत वाद्य यंत्र पर प्रतिक्रिया करता है। यंत्र को सूंघने से, यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनकर, यंत्र की गतिविधियों को देखकर, यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन पर प्रतिक्रिया दिखाकर। जो सांप होता है दोस्तों क्या करता है, यंत्र द्वारा उत्पन्न जो कंपन होती है उसी पे क्या करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हरित क्रांति से है। हरित जीएनपी की गणना करना, पर्यावरण संरक्षण, हरित गृह प्रभाव, उच्च उत्पादक किस्मों के बीज। तो हरित क्रांति से संबंधित दोस्तों क्या है, उच्च उत्पादकता किस्मों के जो बीज हैं। चलिए अगले प्रश्न पे,
और हरित क्रांति के जनक जो है दोस्तों स्वामी कृष्णन थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे करा है कि एक परिवार एक इकाई है जिसमें एक माँ, पिता, उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है? ऑप्शन 1 है कि गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। सेकंड है कि सही है क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। थर्ड है कि सही है क्योंकि यह सभी भारतीय परिवारों की तरह है। 4 है कि गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे क्या होते हैं, जैविक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे दिया गया है कि एक परिवार जो होता है, एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन गलत है क्योंकि परिवार जो होता है तो कई प्रकार का होता है। परिवार को सिर्फ एक ही प्रकार से डिफाइन कर देना या बता देना ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाता है? नील गाय को, मुर्रा भैंस को, काले रंग की गाय को या बकरी को? तो मुर्रा भैंस को क्या कहते हैं? काला सोना कहा जाता है। कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि रीना आम को पसंद करती है, वह इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक बेहतर उपाय है? जूस बनाकर रुद्र पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए या आम पापड़ और अचार बनाकर। दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों, रीना जो है उसको आम खाना पसंद है और उन्हें क्या करते हैं? सर्दियों के लिए संरक्षित करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगी? आम का पापड़ और अचार बना के उन्हें सर्दियों के लिए संरक्षित कर सकती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई क्या है? 8900 मीटर है। सेकंड है कि यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई क्या है? 8900 मीटर है। तीसरा है कि यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी जो है ऊंचाई है 9850। ठीक है, तो यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई क्या है? 9850 मीटर। तो दोस्तों आप बता दें कि माउंट एवरेस्ट जो है एक नेपाल का एक हिस्सा है और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और इस चोटी की जो ऊंचाई है कितनी है? 8900 मीटर है। ठीक है, या 8848 भी दिया रहेगा तो भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड जो है दोस्तों हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है उसकी स्थिति कहाँ पे, स्थिति क्या है, मतलब वो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्व में या उत्तर प्रदेश के पश्चिम में? तो हमारे देश के मानचित्र में जो झारखंड है उसकी स्थिति क्या है? वो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है? सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डब? तो एक पक्षी है जो कि पेड़ की ऊंचाई पे अपने घोंसले का निर्माण करता है सबसे ऊंचाई पे, तो कौन सा हो सकता है? वो कौवा होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। लेकिन दोस्तों आप जान लीजिए कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो मैना होती है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया दोस्तों कि पोचमपल्ली एक गांव है जो कि विशेष रूप से कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव का एक हिस्सा है केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का? तो यह गांव जो है किसका हिस्सा है? आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे करा है कि रेगिस्तान ओके के बारे में सही कथन का अध्ययन कीजिए। इसमें से कौन सा कथन जो है रेगिस्तान ओके के बारे में सही है? ठीक है, कथन 1 है कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कथन B है कि इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि इन्हें पानी तक न पहुंच जाए या पानी न मिल जाए। कथन C है कि यह वृक्ष इसके तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों ये गलत है, ये जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? A, B और C, मतलब कथन A और B, C सही है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि एस्किमो अपने घर यानी इग्लू बर्फ से बनाता है, इसका कारण क्या है। इस एस्किमो जो है वो क्या होते हैं दोस्तों, शिकारी प्रजाति के लोग होते हैं जो कि अपने घर का निर्माण जो करते हैं किससे करते हैं, बर्फ से करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है, इग्लू के नाम से जाना जाता है। तो यह ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की उष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि एस्किमो के जो शिकारी लोग होते हैं दोस्तों अपने घर यानी इग्लू जो है उसका निर्माण बर्फ से करते हैं, इस कारण से कि ताकि बर्फ की दीवारों के बीच की हवा जो है वो अंदर की जो उष्मा या गर्मी है दोस्तों उसको बाहर आने से निकलने से रोकती है। चलिए अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च या 22 अप्रैल को। तो ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है जो ओजोन परत होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस मंडल पे। तो दोस्तों आपको बता दें ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है। और ओजोन परत जो होती है दोस्तों हमारी, या कह सकते हैं कि हम लोगों के सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि बच्चों को के द्वारा प्रभावी ढंग से ईवीएस अधिगम में संलग्न किया जा सकता है, कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा, या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या के द्वारा, या शिक्षक द्वारा अवधारणाओं को प्रभावी प्रदर्शन और स्पष्टीकरण के द्वारा। जो बच्चा दोस्तों अगर उसको अच्छे तरीके से सिखाया जाना है, बच्चा मतलब छोटा बच्चा है और इस ईवीएस में के अधिगम में उसको लगाना है या सिखाना है, तो उसके लिए बच्चे को अगर कहानी या कथाओं के माध्यम से कोई चीज़ को बताई जाएगी तो बच्चा जो है उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा और उसका मन भी लगेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि कथन ए और बी क्या है, राइट है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन एक है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ब्रेल लिपि का उपयोग जो होता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कथन सेकंड है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, 8 नहीं बल्कि ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड है कि बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, बिल्कुल सही। चौथा है कि उठी हुई बिंदियों पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है, सही है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है, तो आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ए होगा, थर्ड होगा और फोर्थ इसके राइट जवाब है। तो जिस ऑप्शन में आपको ये चीज़ दिखे वो इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी या कोयले का उपयोग करके चूल्हे पर खाना बनाती है। वह पिछले 3 महीनों से गंभीर खांसी से पीड़ित है, इसका कारण क्या हो सकता है। जलने वाले ईंधन से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड इसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकता है। ईंधन जलने से उत्पन्न कालिक उसके श्वसन तंत्र में जमा हो सकती है। ईंधन के जलने से पैदा होने वाला धुआं उसकी एलर्जी का कारण हो सकता है। वृद्धावस्था और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर का प्रदूषण। तो ईंधन के जलने से जो उत्पन्न कालिक होती है दोस्तों, जब आप देखे होंगे कि कभी कि जब ईंधन जलता है तो उससे कुछ काले रंग का एक पदार्थ भी उससे बाहर निकलता रहता है धुएं के साथ साथ, वही जब उसके श्वसन तंत्र में जमा हो जाता है, इस कारण से उसे ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रहा है कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी। यह रोगी अवश्य पीड़ी हो सकता है। दोस्तों एक डॉक्टर है जो एक मरीज को सलाह देते हैं कि उसे गुड़ खाना है, आंवला और अधिक पत्तेदार सब्जियां खाना है। इसका मतलब वो बुखार से पीड़ित तो हो नहीं सकता, इसका मतलब टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, वो किससे ग्रसित है, इनेमिया से। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। और मलेरिया जो होती है दोस्तों किसके काटने से होती है, मच्छर के काटने से। और इसका उपचार जो दोस्तों सिकोना जो पेड़ होता है, सिकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। और मलेरिया में दोस्तों होता क्या है, ठंड लगती है और कपकपी के साथ दोस्तों बुखार आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि घटपर्णी पौधों में
घड़ा किसका संशोधन करके बनता है? जो घटपड़ी पौधा होता है उसमें जो घड़ा होता है, घटपड़ी पौधा होता है एक प्रकार का मांसाहारी पौधा माना जाता है, क्योंकि ये दोस्तों कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि चूहों को भी अपने अंदर फंसा के खा जाता है। उसके अंदर से एक खुशबू निकलती है जिससे चूहे या कीड़े जो मकोड़े होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें फंसा के वो उसका शिकार कर ले जाती है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों कि किसका जो घड़ा होता है उस पे किसका संशोधन करके बनता है? पत्ता, शाखाएं, तना या फूल? तो किसका? पत्ते का संशोधन करके हुए बनता है। चलिए अगला प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस समूह का चयन किया जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हैं। उबालना, गूंथना, भूनना, पकाना, उबालना, बेलना, तलना, भिगोना या भूनना, पकाना, तलना, भूनना। दोस्तों भोजन पकाने की जो विधियां हैं क्या है दोस्तों? पकाना, तलना और भूनना जो है भोजन की विधियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है दोस्तों? जब पौधा जो होता है दोस्तों अपने भोजन बनाने की जो उसकी प्रक्रिया होती है उसी की क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए दोस्तों क्लोरोफिल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीजें आवश्यक होती हैं। तो उस दौरान क्या उत्पादित होता है? ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, स्टार्च, ऑक्सीजन, स्टार्च, जल या ऑक्सीजन। तो क्या उत्पादित होता है उस समय? आपको बता दें कि जो उत्पादित होता है उस समय ग्लूकोज होता है, जल होता है और ऑक्सीजन होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस दौरान पौधे ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि ये इस पौधे के में पत्ते होते हैं जिसका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग तेल निर्माण में करते हैं किया जाता है। वह कौन सा पौधा? वह कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का उपयोग जो है वो सब्जियों के रूप में किया जाता है और जो इसके बीज होते हैं उसका उपयोग तेल निकालने के तेल के रूप में किया जाता है? नारियल, गोभी, सरसों या पालक? तो क्या हो दोस्तों? सरसों होता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया था। जो अगर एक प्रश्न पत्र तैयार करना है तो उसके लिए किस किस चरणों का पालन करना किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे कुछ चरण दिए गए हैं, उसी को एक क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, रूपरेखा तैयार करना। तो सबसे पहला जो होगा दोस्तों क्या होगा? प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके बाद रूपरेखा उसकी तैयार की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्नों को क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट चरण आता है कि उसको क्या किया जाएगा? संपादित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से कैसे योगदान दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका सबसे अच्छा सुझाव है? यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि का बिल्कुल न रखें। घर से बाहर बार बार यात्रा करने से बचें। निजी वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाएं करने वाले, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान दे सकते हैं। तो आपको बता दें इसका राइट जवाब क्या होगा कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि पके हुए चावल को किस कारण से रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है? निम्न तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्न तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। भोजन में नमी की मात्रा निम्न तापमान पर कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो कि रोगाणुओं को मारते हैं। तो पके हुए भोजन को किस कारण से रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोला जाता है दोस्तों, उसमें किस कारण से अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है? निम्न बहुत ज़्यादा तापमान जब कम होता है तो उसमें क्या होते हैं? रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो काम नहीं कर सकते। इस कारण से जो चावल होते हैं वो अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए